देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रात 9 बजे की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिस पर अब दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। चर्चा हो रही है कि क्या चीन में तख्ता पलट हो चुका है, क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या शी जिनपिंग अब चीन की कमान नहीं संभालेंगे। ये परिस्थिति ऐसे समय में बन रही है जब लगातार ये कहा जा रहा था कि चीन के अंदर के हालात ठीक नहीं है। चीन के अंदर पॉलिटिकल ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं जिससे शी जिनपिंग के खिलाफ लगातार वहां पर हवा बन रही है और शी जिनपिंग के खिलाफ उनके ही लोग खड़े हो रहे हैं। ऐसे समय में जब ये खबर सोशल मीडिया पर आती है कि बीजिंग पे अब पूरी तरह से सेना का कंट्रोल है, शी जिनपिंग को नजरबंद कर लिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि एससीओ समिट से लौटते ही, जब वो समरकंद में पहले जब मौजूद थे एससीओ समिट में, उसी वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें सेना के इंचार्ज पद से हटा दिया था और इसके बाद जब वो देश लौटे तो देश लौटने पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इन सब के बीच एक ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी जी का आता है। सोशल मीडिया पर इस समय एक ही सवाल चल रहा है कि क्या चीन में तख्ता पलट हो चुका है। बहुत से लोग इसकी तुलना पाकिस्तान से करने लगे हैं और आज तक कोई पीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि शी के मामले में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2013 से राष्ट्रपति पद पर कायम है और लगातार मजबूत होकर ही उभरे हैं। और ऐसे में शी जिनपिंग के तख्ता पलट का दावा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों को एकदम से चौंका दिया है। इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल तख्ता पलट की कहानी उस वक्त से लिखी जाने लगी थी जब शी जिनपिंग को ये लगने लगा था कि उनके अपने ही उनके लिए खतरा बन रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने ही मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मौत की सजा सुनाई जाने लगी, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए जाने लगे जो करप्शन के चार्जेस, जो करप्शन को खत्म करने के लिए जिनको लगाया गया था उन पर ही करप्शन का चार्जेस लगा के मौत की सजा सुनाई जाने लगी। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाने लगा था कि दरअसल शी जिनपिंग अब अपने ही देश के अंदर देश के लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं और इसलिए ऐसी परिस्थिति बहुत जल्दी आ सकती है। लेकिन अभी तक चीन की किसी भी सरकारी मीडिया ने इस तरीके का कोई खुलासा नहीं किया है। फिर भी सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल घूम रहा है कि शी जिनपिंग के हाथों से सत्ता जा चुकी है, चीन में तख्ता पलट हो चुका है। और आइए इस खबर को जरा विस्तार से समझते हैं। भारत इस विषय पर क्या कुछ सोच रहा है और क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बन गई है या बन सकती है। इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए जुड़ने वाले हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर। जय हिंद सर और बहुत बहुत स्वागत। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ आज आपके साथ 9 बजे जुड़ रही हूं मैं, क्योंकि जब हम चीन की बात करते हैं, वो चीन जो व्यक्ति विशेष का कहा जाने लगा था, आज वही व्यक्ति विशेष, उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके हाथों से सत्ता चली गई। तख्ता पलट की खबरें आ रही है, लेकिन इस पर भी 2 धड़े बटे हुए हैं। आपका पहला कमेंट सर। देखिए, जय हिंद। मैं भी बड़े इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। यदि झूठी भी है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रपक्ष ही बदल देगा। देखिए, आज के दिन में जिस तरह से चीज़ें हैं उसकी क्रेडिबिलिटी है कि ऐसे नहीं कि ये खबर ऐसे आए, जो पहले आती तो शायद लोग ना मानते, मगर आज की परिस्थिति में क्यों जिस तरह से बबल ब्रस्ट हो चुका है चाइना का, खास करके शी जिनपिंग का, और उनके ही देश में बहुत विरोध हो रहा है। उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी थी वो टोटल नकारा हो गई। पहली बार चाइना की जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव ट्रेंड पे जा रही है। वहाँ से जितने भी लोगों का इन्वेस्टमेंट था वो देश को छोड़ करके भारत के तरफ, कोई साउथ एशियन कंट्री की तरफ जा रहे हैं। फूड शॉर्टेजेस हो रखा है। उनकी जो मिलिट्री एक हेजेमनिक बिहेवियर की तरह से वो अराइव करना चाहते थे, वो शी जिनपिंग टोटल एक्सपोज तो हो चुके हैं। तो ये खबर उस समय आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये हो सकता है कि खबर आ जाए अभी कि ये गलत है और बीजिंग को कहे, मगर परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं। देखिए लवनी जी, जो शी जिनपिंग है वो एक कम्युनिस्ट लीडर नहीं, वो माओ की लाइन पे नहीं चल रहे हैं। वो एक अथॉरिटेरियन लीडर जो है
जी, मानी से चीजें करता है, और वो सारी मनमानियां वो ऐसी लग रही है शायद चाइना के लिए वो एब्सोल्युटली वो उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। देखिए सी जिनपिंग है, वो 2012 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के उन्होंने वो चीफ बने, उसके बाद चेयरमैन उनका 2013 से वो प्रेसिडेंट है। धीरे धीरे उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी जो चेयरमैनशिप है वो ले लिया, तो 3 बड़े पदों में उन्होंने ली, और उसके बाद एक मुहिम चलाया कि करप्शन और जितने भी उनके विपक्ष के लोग थे उनके अगेंस्ट थे, उनको धीरे धीरे किनारे किया, चाहे वो सेना में हो चाहे कहीं भी है करप्शन के मामले में। आज देखिए जो उनकी बड़ी चीजें उन्होंने क्या कहा, चाइना के 2 आयाम आए थे। एक तो है जो 100 साल मनाया उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, जो स्थापना दिवस के बाद जो अभी जुलाई में खत्म हुआ, उस समय आप देखें, और उन्होंने एक कहा कि चाइना इज नॉट अराइव बट चाइना इज देयर टू टेक ओवर दिस वर्ल्ड। एक नैरेटिव उन्होंने चलाई, और जो एक था कि तकरीबन जब चाइना 100 साल कंप्लीट करेगा 2049 में, तब वो शायद अराइव हो जाएगा, और वो एक हो सकता है इनपोलैरिटीज दो सेंट्रल उनका येलो और सेंट्रल सिंड्रोम होता है उनका कि चाइना इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और येलो रेस जो है वो सबसे बड़ा रेस है। तो उसके ऊपर में जो काम करते रहे हैं लोग, जो स्लो राइज है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी जल्दीबाजी, उनकी हेजमेनिक बिहेवियर, उनकी एम्बिशन सामने आई है। जी, लेकिन सर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही, और मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि दरअसल चाइना अगर देखा जाए तो अब चाइना सीधे सीधे शी जिनपिंग ने अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था चाइना को। वो व्यक्ति विशेष का देश एक तरह से हो गया था, और उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे, आपने भी कहा कि उनको सजा दी गई, या तो मौत की सजा दी गई या सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन जब हम चाइना के इंटरनल जो सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, उस परिस्थिति में क्या आपको लगता है, अभी आपने ही कहा कि देखिए होता है नहीं होता ये अलग चीज है, लेकिन परसेप्शन बनना शुरू हो चुका है, और परसेप्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इस बात में अमूमन तो ये कहा जा रहा है कि भाई इस बात में सच्चाई है, लेकिन 1% अगर मानते हैं कि इस बात में सच्चाई नहीं भी है, तो भी अगर ये परिस्थिति बन रही है तो ये खुद चाइना के लिए क्या बेहतर स्थिति लेकर आएगा, या फिर चाइना के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सेना के हाथ में अगर कमान जाती है और जनरल ली बनते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगर वो बन जाते हैं, तो क्या चाइना के लिए कुछ बदलाव लेकर आएगा? मैं भारत के प्रोस्पेक्ट में पहले बाद में बात करूंगी, पहले खुद इटसेल्फ चाइना की ही बात करना चाहती हूँ। देखिए लावनी जी, ये तो सत्यता है कि चाइना आज सबसे बड़ी इकोनॉमी का दूसरे नंबर पे है। और देखिए डिफरेंस कहाँ है, जब बड़े तौर पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं और हम फिर मिलिट्री बात करेंगे, फिर उनके अदर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की, तो चाइना का जो 3 दशकों से आप 80-90 की दशक लें और 2000 के बाद 2020 तक की दशक लें, तो वो अनप्रेसिडेंटेड राइज रहा है। और चाइना में वो उसमें बहुत सारे जो नेता हैं, जाओ जिनपिंग जो कहते थे कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसको हाइड करो और आप पीसफुल राइज करें, और पीसफुल राइज की चाइना, और पूरा विश्व उनको मदद करता रहा, और खास करके अमेरिका। देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कहां पर आज चाइना के लिए अच्छा होगा, मतलब जब सी जिनपिंग आए तो उनकी पर्सनल एम्बिशन जो है, और वो उस होड़ में लग गए कि हम पूरे विश्व के अंदर में हम सेंटर हैं और हम कहीं आगे नहीं जाएं और हम यूनिपोलैरिटी में चले जाएं, हम अकेला होंगे। देखिए आपको याद होगा 2017 में जब डोकलाम हुआ था, वहां से ही हमारा 2014 के बाद वो भारत के साथ लग गए, 13 में आए थे, और वो ये चाहते थे कि भारत भी उनका पिछड़ुक हो जाए। मोदी साहब गए थे वुहान में, आपको मीटिंग हुई थी 2017 में, डोकलाम का जो स्टैंड हुआ था उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी और उनको समझाने की चेष्टा की थी सी जिनपिंग कि देखिए ये सेंचुरी जो है, ये शताब्दी जो है, 21वीं शताब्दी, ये एशिया की शताब्दी है। यदि हम कहते हैं कि एलिफेंट यदि भारत को बोलते हैं और ड्रैगन कहते हैं चाइना को, दोनों यदि साथ आते हैं तो ये शताब्दी 21वीं शताब्दी हमारी ही होगी। और इसमें सबका ये नहीं कि आपका
आप हेजेमनिक तरीके से पूरे विश्व में आप सबको दबा करके निकल जाए। पर शी जिनपिंग माने नहीं, और इसको बार बार यदि कोई समझाता रहा तो एक लीडर है जो लीडर उसको समझाता रहा, और ये 2019 तक समझाए जब वो त्रिवेंद्रम में आए थे, मगर वो माने नहीं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत की इंडिया से। जो हेजेमनिक बिहेवियर है गलवान का जो है, वो हेजेमनिक बिहेवियर आप आज के दिन में इकोनॉमिकली देखिए डिफरेंस है। $22 ट्रिलियन या $23 ट्रिलियन की अमेरिकन इकॉनमी है, तो इनका कहते हैं कि 12-13 ट्रिलियन डॉलर की है, जो सिंह जी मानते हैं कि $16 ट्रिलियन की, और उनको कवर करना है इकोनॉमिक कवर यदि एब्सोल्यूट टर्म में तो 5-6 ट्रिलियन। और उन्होंने कहा हमारा BRI जो एक इनका अपना सी जिनपिंग का है सोच, उनका बच्चा है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें आप सीपैक की भी बात करती हैं, और यदि हम इसको कर लेते हैं और सक्सेसफुल होगा और हम $6 ट्रिलियन से आगे निकल जाएंगे अमेरिका से, और हम निकल जाएंगे 2030 तक। ये इनकी सोच है। और उन्होंने कहा कि हम उल्फ डिप्लोमेसी करेंगे। जो ये लोग एब्सोल्युटली शांत तरीके से चलते थे डिप्लोमेसी में, जो उल्फ डिप्लोमेसी एकदम एग्रेसिव हो गए, और देखिए किस तरह से एग्रेसिवनेस इन्होंने दिखाया, वो एक्सपोज हो गया। लेकिन यहाँ और एक्सपोज जी आपने जितने विस्तार से चीज़ों को समझाया, लेकिन आप जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं, देखिए बिहेवियर या फिर माइंडसेट, दो चीज़ें हमें यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें क्योंकि चाइना में दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर आप चाइना के बिहेवियर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से चाइना की विस्तारवादी नीति रही है, हम लगातार बात कर रहे हैं। हम चाइना में माइंडसेट की बात करते हैं तो शी जिनपिंग अपने एक माइंडसेट के साथ व्यक्ति विशेष जैसे सरकार को चला रहा था, जैसा कि अभी आप इतनी देर से आपने विस्तार से समझाया भी। मेरा सवाल ये है कि अगर शी जिनपिंग को सत्ता से हटना पड़ता है और अगर जनरल ली के हाथों में सत्ता आती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि जिस विस्तारवादी नीति को लेकर लगातार चीन सवालों के घेरे में रहा है, उस पॉलिसी में कोई क्या बदलाव आएगा? क्या भारत के प्रति जो चीन की चालबाजी है उसमें कोई बदलाव आएगा? क्योंकि एससीओ में भी हमने देखा कि भारत, भले ही देखिए वामपंथी मीडिया क्या कहती है, इसको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दिया जाए तो जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं वहां पर भारत बहुत मुखरता के साथ आगे आया है, और भारत के प्रोस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि भारत को अब दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। तो क्या इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो जो एक माइंडसेट चला आ रहा है विस्तारवादी नीति वाला, भारत में भी जबरन घुसपैठ करने की जो नीति है, ये तमाम परिस्थितियां, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा अगर जनरल ली के हाथों में कमान जाती है? देखिए, मेरा ये मानना है जो जनरल ली की आप बात कर रही हैं, वो थिएटर कमांडर है नॉर्थ के। आज 5 थिएटर कमांड है, उसके नदन थिएटर कमांडर है। तो जो मिलिट्री की बात हो रही है, तो वहाँ एक नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री रिफॉर्म की मीटिंग हुई थी 21 तारीख को, और उसमें शायद शी जिनपिंग कहा जा रहा है, 2 रिपोर्टें हैं कि शायद आए, कोई कहता है नहीं आए, इसलिए उन पे अटकलें लग रही हैं। जो 80 किलोमीटर कॉन्वॉय की बात हो रही है कि शायद, देखिए वहाँ की मिलिट्री से मैंने डील किया है और बहुत लंबे समय तक किया है एज ए मैं वहाँ पे MGGS नदन कमांड जब रहता था ईस्टर्न कमांड में, तो इनके लोग आते थे, वो बहुत हद तक मोर रैशनल है। ये आप ये कहेंगे कि एब्सोल्युटली इरैशनल है, क्योंकि वो उन चीज़ों को समझते हैं जो सामरिक तरीके से सही। आप बाई प्रॉक्सी, चाहे इंडो पैसिफिक का इलाका हो, चाहे कहीं पर विश्व में, अभी चाइना तैयार ही नहीं, चाइना की मिलिट्री तैयार नहीं। ऐसे नहीं हो जाती कि आप शिप बना लिए और कुछ कैपेबिलिटी पैदा कर लिए, इनको कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। ये समझते हैं, क्योंकि मेरी हार्ट टू हार्ट टॉक हुई है, ठीक है, वो भी कभी कभी आप ना नेशनलिज्म में बढ़ जाते हैं। मेरा 2IC एक UN मिशन के अंदर में एक चाइनीज ही होते थे मेजर, हमारे साथ मिंग होते थे, आज तो सीनियर पोस्ट पे होंगे जी। और वो मेरे UN के अंदर में मेरे 2IC, मैंने उनको देखा, और वो कभी नहीं बताते थे किस साइड में थे, क्या वो पॉलिटिकल साइड में हो जाता था। वो उस समय भी मेरे को रैशनल दिखते थे,
मगर आज के दिन में सी जिनपिंग तो किसी मतलब में रैशनल नहीं। आपकी आधार टोटल एक आधार है कि पूरी दुनिया मूर्ख है और ये आप बाय प्रॉक्सी इन चीजों को कर लें। सी जिनपिंग यदि सोचते हैं कि उनका BRI का प्रोजेक्ट, उनका डेट ट्रैप जो फंसाना चाहते हैं, जिसमें वो क्रेडिट ट्रैप में फंस चुके हैं खुद, उनका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव में जा रहा है, फूड शॉर्टेजेस हो रही हैं, सप्लाई चेन नहीं है, वहां से पूरे के पूरे लोग भाग रहे हैं, जो कि मेन प्रोडक्शन सेंटर था, पूरा हब था मैन्युफैक्चरिंग का, वहां से लोग लेके भारत में आ रहे हैं अब तो सी जिनपिंग ये तो मानना पड़ेगा, चाहे कोई आ जाए, चाहे ली आ जाए, जनरल ली आ जाए या कोई। और देखिए चाइना में एक चीज है, चाइना को आप टोटल दरकिनार नहीं दे सकते, तो चाइना को तो आना पड़ेगा और बिहेव करना पड़ेगा। एनीवन हु हैव टू अंडरस्टैंड, जो सी जिनपिंग है, ये एब्सोल्युटली ऑटोक्रेटिक साइड में है कि मैं जिंदगी भर प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं जैसे विश्व को चलाऊंगा ऐसे चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई भी आता है, देखिए हु जिनताओ का नाम आ रहा है, जबाबो का नाम आ रहा है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, ठीक है, या फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर आता है सत्ता पे तो भारत को लेकर एक बदलाव, जो विस्तारवादी एक्चुअली जो चीन का एक वो है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर भी चर्चा इस तरीके से सरगर्म हो रही है कि चीन में जो इस वक्त इंटरनल स्टेटस बना हुआ है, चीन कहीं ना कहीं से अपने अंदरूनी जो स्तर जिस पर उसकी जंग चल रही है, ऐसी परिस्थिति में ये सही मौका है यूएन में भारत को अपनी स्थायी सदस्यता के लिए आवाज और ज्यादा बुलंद करने की, क्योंकि लगातार जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस रहा है वो चाइना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब चीन कमजोर कड़ी बन रहा है, चीन के अंदर की जो परिस्थिति अगर उसे कमजोर कर रही है, तो क्या भारत के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है यूएन में अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी स्थायित्व को बल देने के लिए? लावनी जी बहुत सही बात कर रही हैं। यूएन में तो हमारी, देखिए आज से तकरीबन 60 साल पहले जो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमें ऑफर किया गया था, हमने कह दिया कि नहीं, हमारे तो बड़े भाई चाइना है, उनको आपने दे दिया। 60 के 56-57 में हमें मिला था कि हम उसका हिस्सा होंगे, हम चाइना का नहीं था, आपने उनको दे दिया कि चाइना बड़े भाई भाई है, जिंदी चीनी भाई भाई, और उनको दे दिया। आज हम उसी की लड़ाई कर रहे हैं। मगर हम ये चीज है कि हमारे लिए तो आज जो बाइडेन आज बोले कि 3 कंट्रीज हैं, एक है भारत, एक वो जर्मनी की बात कर रहे हैं, एक जापान की बात कर रहे हैं कि और UNGA में बोला है उन्होंने कि हमें सदस्यता मिलनी, सदस्यता नहीं, हमारा स्थायी सदस्यता होनी चाहिए इन 3 कंट्री को, 8 की सदस्यता। मगर चाइना तो कहीं था ही नहीं इसमें, या उसको कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं था। मगर हमने बढ़कर किया है, तो हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो मारे थे जी। अब हम उस समय आया है, क्योंकि आप नेचुरल देखिए, आज भारत उस जगह खड़ा है जहां पर भारत में आपको चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, दोनों आपको लेकर के आपको नेचुरल तरह से लीडर मान रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिक दूरी हमारे साथ भी रखिए और आप रशिया के साथ भी रखिए। जो आप करते हैं आप सही हैं, क्योंकि पहले तो हमें भी दबाने की ये जो परिस्थिति है सर, थोड़ा सा बस बहुत शॉर्ट में एक शॉर्ट कमेंट, ये जो परिस्थिति है अगर बदलाव हो रहा है, भारत के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक? बहुत फायदेमंद होगा रावनी जी, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट होगा जी। ये सी जिनपिंग को कि विस्तारवादी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने गलवान के बाद जो न्योमा है वहां से आवाज लाई कि विस्तारवाद खत्म हुआ, और क्वाड के उसके बाद जिस तरह से क्वाड आई है, तो विस्तारवाद तो खत्म किया है भारत। और एक डिबेट पूरे विश्व में चल रहा है कि इंडिया इज किलिंग चाइना, एंड दैट इज करेक्ट। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये, हम किल नहीं करना चाहते, हम तो वही सोच से चल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने वुहान में 2017 में बताया था इनको, बिल्कुल, कि आप हमारे रीजनल एस्पिरेशंस में ना आए,
हमारे सामने ना खड़े, हम तो कोई कॉपरेशन चाहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस तो चाहते नहीं आपसे, और हम तो एस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन कहते भी ना, जिसको जैसी भाषा समझ में आए उसको उस भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन हाँ, भारत अपनी मर्यादा में रहकर उस भाषा में जवाब देता है, और शायद यही वजह है कि आज चीन के अंदर ही अगर शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठ रही है तो ये भारत की एक जीत कही जा सकती है, और एक बड़ा बदलाव, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद के सर हमें समय देने के लिए, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इस सीमित समय में आपने बहुत विस्तार से समझाया। और जो परिस्थिति चाइना में बन रही है, तख्ता पलट हो चुका है या हो सकता है या होने वाला है, ये तमाम जो 3-4 सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, इतना जरूर है अगर हो गया है तो भी ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और भारत के प्रोस्पेक्ट में ये फायदेमंद है। और अगर होने वाला है, हो सकता है, और अगर नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी हवा उड़ रही है, तो ये परसेप्शन ही ये बता रहा है कि भारत ने चीन को उस जगह पर मात दी है जहां पर सीधे सीधे चीन को ये समझ में आ रहा है कि भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।